Welcome to Lingua Franca भविष्य सारथी 2020। My name is अमित कुमार शर्मा मराल और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 2020 का CDS एग्ज़ाम 1। दोस्तों, मेरा मानना है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करने से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है। जब हम डिवोशन से चीज़ों को करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझ कर करते हैं, मगअप करने से बचते हैं और सारी चीज़ों को सिनर्जाइज्ड इफ़ेक्ट में लेके आते हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट बनता है हमारा, इसको मैं सिनर्जाइज्ड इफ़ेक्ट कह रहा हूँ, एक साथ सब मिल जाते हैं और उसमें आपकी थोड़ी सी केयरफुल जो वरी है आपके, इसको मैं चिंता नहीं बोल रहा हूँ, वास्तव में चिंता मैं इसको कहता नहीं हूँ, ये चिंतन मैं क्यों कहूँगा कि एक मेडिटेटिव प्लान है आपका। और ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं तो आपके कॉन्फिडेंस को वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं और एग्ज़ाम के दौरान कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस एग्ज़ाम को मेरे साथ में करते हुए अपना पेपर अपने सामने रखें। जो जो सवाल मैं आपको बताता रहूँ, मैं डिस्कस भी करूँगा इसको। और हमारे पास में 120 क्वेश्चंस होंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है जिसको मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। आइए, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब कॉम्प्रिहेंशन करने के आपने बहुत सारे तरीके निकाले होंगे, तो मैं आपको कुछ तरीके पहले बता दूं इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन में मेरा जो फॉर्मूला अब तक रहा है और मुझे अभी ज़्यादा इस बात पर फोकस करना है कि आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट कैसे हों, आप एग्ज़ाम को सक्सेसफुली एस कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए आप ये तो नहीं है कि आप बहुत ही सेकेंडरी अप्रोच को अपनाएं। प्राइमरी अप्रोच मेरी क्या है, मैं सबसे पहले आपको ये राय दूंगा कि अपनी वोकैबुलरी के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करिए और वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के बाद में आप देखेंगे इसका कितना भारी फ़ायदा आपको होने लगता है। लेकिन बात यहाँ ये है कि वोकैबुलरी को एक दिन में हम बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं कर सकते हैं। उसको करने के लिए हमको कंसिस्टेंसी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है। और टेक्निक्स हम अपना लेते हैं, लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन वो समय अभी इन बातों का नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताता हूँ जो बहुत कारगर फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चंस को जाके पढ़ लीजिए। सबसे पहले आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको जाके पढ़ लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को मैं देखूं, यानी कि आपको कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस के ऊपर एक आपको कर्सरी ग्लांस डालना है, लेकिन उसको आपको स्किम कर लेना है और उसमें से कंटेंट वर्ड्स को ले लेना है। कंटेंट वर्ड्स कौन से होते हैं? आपको नाउन को पकड़ना है, आपको एडजेक्टिव लेना है, आपको वर्ब देखना है कौन सा है। जैसे पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो ये ऐसा जो सवाल है, इसमें हमने पढ़ तो लिया, लेकिन ये हमको पढ़ के ही मालूम चलेगा। इसलिए मैं चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन पर और देखता हूँ कि क्या ये फॉर्मूला वहाँ चलता है। दूसरा क्वेश्चन है, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल वर सेंट टू कैरी आउट अदर वर्क फ्रॉम एग्रीकल्चर बिकॉज। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल, तो आपने सिग्निफिकेंट देख लिया, पीपल देख लिया, आपने देखा एग्रीकल्चर, और आप इसका मतलब तो वहाँ समझ जाएंगे, इतनी अंग्रेजी आपको जाननी होगी। तो आपने क्वेश्चन को देख लिया और कहीं पे नोट कर लिया, या आपने मेंटल नोट इतना अच्छा किया कि आप उसको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। A significant number of people were sent to carry out other work from agriculture because, right? और इसी तरीके से आपने नंबर 3 का क्वेश्चन भी पढ़ लिया। What kind of agriculture based on societies would emerge as civilization? What kind of agriculture? So agriculture आपने एक पॉइंट लिया, सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है और सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, तो आपने 3 पॉइंट को पकड़ लिया। ऐसे ही आपने नंबर 4 को भी लिया, पीपल एज ग्रुप्स वर कन्विंस्ड टू डू न्यू वर्क थ्रू, तो आपने देखा इसको। और नंबर 5 क्वेश्चन पे मैं जाऊं तो जो आपको सबसे ज़्यादा आपको कंफर्ट मिलता है वो आपको इसे करके मिलता है। तो मैं क्यों वोकैबुलरी के ऊपर आपको प्रेस कर रहा था, आपको मैं इंस्पायर कर रहा था, वो इसलिए कि यहाँ पर आप देखिए, विच वर इन द पैसेज मीन्स चेंज ओवर। इसके लिए आपको पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर पैसेज। अब आप देखिए, चेंज ओवर क्या होता है? चेंज ओवर, चेंज माने बदलना, चेंज ओवर एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ जाना, टू मूव फ्रॉम वन थिंग टू द अदर। ठीक है, एक चीज़ को छोड़ना दूसरी चीज़ की तरफ जाना।
तो एक ये हमारा ट्रांजिशन जैसा कुछ है, और ये मैंने वर्ड आपको बिना देखे उसमें बताया है। जो चेंज ओवर, यहाँ पर ट्रांजिशन लिखा है। चैनल का मतलब यहाँ नहीं हो सकता है, चैनल का मतलब जोड़ना होता है या किसी चीज़ को चैनलाइज करना होता है, और यहाँ पे नाउन है चैनल। कोवर्स का मतलब आप यहाँ देखिए, कोवर्स का मतलब बिल्कुल नहीं होता ये फोर्स करना किसी को, कोवर्स का मतलब होता है तो आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। एंड हायरार्कीज़ की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ के किसी के स्टेटस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि पहले कहीं किसी कंपनी में सबसे पहले प्रेसिडेंट होगा, उससे नीचे फिर जनरल मैनेजर होगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर, और ये सारी चीज़ें हायरार्की कहलाती हैं। तो यहाँ पर सीधा सा वर्ड है ट्रांजिशन। आपका मन खुश हो जाएगा एक सवाल करते ही। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम करते हैं। यहाँ पर अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल वर सेंट टू कैरी आउट अदर वर्क फ्रॉम एग्रीकल्चर बिकॉज। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सीधे सीधे इसको लेकर चलिए। अब आप ढूंढिए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल वर सेंट टू कैरी आउट अदर वर्क फ्रॉम एग्रीकल्चर। सिग्निफिकेंट नंबर, आप सीधे सीधे सिग्निफिकेंट नंबर को ढूंढने की कोशिश करिए। आपको ये कहाँ मिल जाएगा? आपको अगर देखोगे बहुत जल्दी से आप पढ़ोगे, तेज़ी के साथ में पढ़ने की आपको आदत डालनी है। और याद रखो, अगर आपको न्यूज़पेपर, आर्टिकल, मैगज़ीन्स एंड फेसबुक पर आर्टिकल या इंस्टाग्राम पर कोई अच्छा आर्टिकल या किसी मैगज़ीन में कोई आर्टिकल या किताबें पढ़ने का आपको शौक़ नहीं है, तो आप इतना बड़ा पैसेज पढ़ने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो आपको पढ़ने की आदत डाल देनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर नंबर सीधे सीधे यहाँ पर 6th लाइन में लिखा है, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल कुड बी फ्रीड अप टू परस्यू अदर एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग वॉल्स और माउंटेन्स फॉर न्यू सिटीज, मेकिंग न्यू टूल्स, वेपन एंड ज्वेलरी। राइट, और हमारा सवाल क्या है? व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज वुड इमर्ज, माफ़ कीजिए, significant number of people were sent to carry out other work from agriculture because there were insufficient agriculture products. People were needed to build monuments, weapons, jewelry. There were sufficient agriculture products, or this enabled the development of civilization. तो आप जब देखेंगे तो नंबर 2 को जब आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर कौन सा आपको अच्छा लगेगा? पढ़ते हैं एक बार। A significant number of people could be freed up to pursue other activities such as building walls or monuments through making new tools, weapons, organizing long distances, creating new artistic masterpieces, coming up with new inventions, keeping account, and perhaps constructing new public infrastructure such as irrigation canal. So ये सारी चीज़ें बोल रहा है वो। अब आंसर कहाँ है? आंसर आप देख रहे हैं तो उसका ऊपर का लाइन भी पढ़िएगा। दिस इज बिकॉज एट सम स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एज प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव्स नॉट ओनली पीपल वुड बी नीड, एज प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव्स। आप देखिए, देयर वर सफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव्स एंड देयर वर सफिशिएंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, यानी कि एग्रीकल्चर हमारा बढ़ रहा है और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें उसके साथ साथ बढ़ रही हैं एग्रीकल्चर के, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, आपको लिमिट करनी है अपनी अंडरस्टैंडिंग को सीधे सीधे वहीं पर जहाँ पर आपका पैसेज ले जा रहा है। अपने मन से बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा। तो जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर, तो हमको दिखा देयर वर सफिशिएंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो ये हमारा आंसर इसमें सी है। अब चलते हैं नंबर 3 पर। व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज वुड इमर्ज एज सिविलाइजेशन? एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज़ वुड इमर्ज एज सिविलाइजेशन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, इसको मैं ढूंढना चाहता हूँ, तो मैंने अपने जो कंटेंट वर्सन को देखा, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज़ मैंने पढ़ लिया और सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है, दिस कैन हैपन ऑफ कोर्स इफ ओनली इफ अ सोसाइटी दैट हैज़ ट्रांजिशन टू हाई प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर हैज़ ऑल्सो। सो हाई प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? हाई प्रोडक्टिविटी से आपको क्या समझ में आता है कि अगर प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है, अगर प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपको दिखाई पड़ता है? आपको यहाँ पे आंसर आपको ए है। सोसाइटीज़ विच अचीव्ड हाई प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर हैड द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड टाइम फॉर अदर वर्क। आंसर सीधे सीधे आपको लिख दिया गया है पहली पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ की जो सेकंड लाइन है उसमें आपको ये फ्रेज़ पूरा मिल जाता है। नंबर 4 को देखें, ग्रुप्स वर कन्विंस्ड टू ड्रॉ टू डू न्यू वर्क थ्रू। ग्रुप वर कन्विंस्ड, और ग्रुप आपने लिखा, कन्विंस देखा आपने और वर्क देखा। तो यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं मिल जानी चाहिए। कहाँ पे मिलेगा इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अगर हम देखें इसमें ध्यान से,
हाई प्रोडक्टिविटी, इसी के नीचे चलते जाइए और पढ़ते जाइए इसमें कन्विंस लार्ज ग्रुप्स। तो ग्रुप्स हमारा यहाँ पर मिल गया, कौन सी पढ़ देते हैं एक बार इसको। इन द एनिशेंट वर्ल्ड दिस ऑफन इन्वॉल्व क्रिएटिंग न्यू आइडियोलॉजीज एंड न्यू हायरार्कीज और power structures to coerce or otherwise convince large groups of people to devote their time to the new task for very little reward। यानी इसका कौन सा आंसर आपको लगता है? आइडियोलॉजीज, हायरार्की एंड पावर स्ट्रक्चर्स। देखिए सीधा सीधा इसमें दिया गया है, लेकिन ऊपर भी देखिएगा नंबर ए में रिवॉर्ड, फोर्स एंड कम्युनिटी परसुएशंस, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। रिवॉर्ड तो है लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ पर कुछ नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इन चीज़ों को हम सीधे सीधे देख सकते हैं। हायरार्की और पावर स्ट्रक्चर्स यहाँ पे है, आइडियोलॉजीज भी उसमें दिया है और न्यू हायरार्कीज एंड पावर स्ट्रक्चर, सीधे सीधे आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है। अब हम पढ़ते हैं नंबर 1 को। थोड़ा सा हमने पढ़ लिया है तो इसमें हमको पता लग गया कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कौन सा इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर के अकॉर्डिंग कौन सा सही है? तो कौन सा सही है ऑथर के अकॉर्डिंग? हम देखते हैं एग्रीकल्चर हैज़ न्यू वेज, एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस। तो हमारा जो ए है वो हमें हो सकता है हमारा आंसर है, ठीक मुझे ही लग रहा है। नॉट ऑल सिविलाइजेशंस हैव अंडरगॉन द प्रोसेसेस ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखिए नॉट ऑल सिविलाइजेशन, इसमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि नॉट ऑल सिविलाइजेशन हैव अंडरगॉन, ऐसा क्लेम नहीं किया गया। नॉट ऑल सिविलाइजेशंस हैव अंडरगॉन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर, कि सारी जो सभ्यता हैं वो एग्रीकल्चर के प्रोसेस से होकर गुजरी हैं, ऐसा नहीं कहा गया, इसमें कोई क्लेम नहीं किया गया। एग्रीकल्चर गेव बर्थ टू न्यू सिविलाइजेशन, ऐसा भी नहीं कहा गया, ऐसा क्लेम कहीं नहीं कहा गया। नॉट ऑल एग्रीकल्चर सोसाइटीज बिकम सिविलाइजेशन, बिकम सिविलाइजेशन, ये बिकम होने की बात की है। तो हमारा जो तीसरा है पॉइंट ये भी ठीक नहीं है। एग्रीकल्चर गेव बर्थ टू न्यू सिविलाइजेशन, ऐसा नहीं है। कम्युनिटीज डिसकंटिन्यूड एग्रीकल्चर टू बिकम सिविलाइजेशन, कम्युनिटीज़ के बारे में बात की गई है, डिसकंटिन्यूड एग्रीकल्चर ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया। अगर आप पहला पैराग्राफ बहुत जल्दी से पढ़ने की कोशिश कर लेंगे, अगर आप इसमें एक्सपर्ट बन रहे हैं, आपने पढ़े हैं, आपको प्रैक्टिस है, तो आप देखेंगे ये नहीं कहा गया। इस तरीके से हम देखें तो हमारा जो पहला आंसर है एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ ऑल सिविलाइजेशन। देखिए ये कहा गया है, इसमें कहाँ कहा गया है, देखिए बट नो सिविलाइजेशन कैन बिकम वन विदाउट पासिंग थ्रू द स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर, सीधा सीधा इसमें बोल दिया गया है। तो हमने इस तरीके से पहला जो सवाल है अपना कर लिया है। अब हम चलते हैं पैसेज 2 की तरफ। आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। पैसेज 2 की तरफ चलते हैं और पैसेज 2 में वही काम हम यहाँ भी करेंगे। कौन सा काम करेंगे हम यहाँ पर? वही काम जो हमने पहले किया वही काम हम यहाँ करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो इसको सबसे बाद में करेंगे। हम करते हैं 6th क्वेश्चन को, 7th क्वेश्चन को पहले। ओवर एक्सपेक्टेशन, आर एक्सपेक्टेशंस एंड प्रीडिस्पोजिशंस मे हाउएवर ब्लाइंड अस, बिकॉज मे हाउएवर ब्लाइंड अस। अब पहले तो आप ये समझिए कि जब कोई चीज़ों को आप वोकैबुलरी की नज़र से देखते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपके जहन में उतरती जाती हैं। आपको ये समझना है कि कौन से वर्ड का क्या मतलब है। अगर आपको मतलब नहीं मालूम है तो आप उसको समझ तो सकते हैं ना, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन अगर पहले से हमको मालूम है तो हम उन चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं। तो वोकैबुलरी का एक बहुत भारी फ़ायदा हमारा हो जाता है अगर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो आगे इसको पढ़ते हैं। आर एक्सपेक्टेशंस एंड प्रीडिस्पोजिशन, तो एक्सपेक्टेशन, डिस्पोजिशन और ब्लाइंड 3 हमारे वर्ड हैं। अब ये हमें कहाँ मिल सकते हैं? बहुत जल्दी से इसको हम पढ़ते हैं 7th। तो अगर आप देखें कर्सरी नज़रा इस पर डालें तो वी कम टू आर टास्क विद सर्टेन प्री कंसेप्शन एंड प्री डिस्पोजिशंस। लेकिन हमारा क्या है? एक्सपेक्टेशन एंड प्री डिस्पोजिशन, और ब्लाइंड हमारा 3rd है। तो 2nd पैराग्राफ की 1st लाइन को अगर आप देखें तो आपको इस सीधे सीधे मिल जाता है आंसर। और ये अगर हम देखें तो प्री डिस्पोजिशन से आपका मतलब क्या है? प्री डिस्पोजिशन क्या होती है? ये एक तरह की कंडीशन होती है जो हमें बनाती है और हमें थोड़ा सा संभावना बनाती है इस चीज़ की कि हम एक तरह से बिहेव करें। तो एक पर्टिकुलर वे में अगर हम बिहेव करते हैं और अगर हमें पर्टिकुलर डिजीज़ से हमको सफ़र करना पड़े तो उसको भी हम प्री डिस्पोजिशन कहते हैं। तो एक कंडीशन हो गई है हमारी।
ये कंडीशन है हमारी जो हमको बनाती है या हमसे करवाती है कि हम एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करें या पर्टिकुलर वे में हम सफ़र कर रहे हों उस बीमारी से। जो कंडीशन हमको ऐसा बनाए उसको हम कहते हैं प्री डिस्पोजिशन। तो हमारा आंसर यही है, ब्लाइंड अस टू व्हाट द आर्टिकल एंड इट्स ऑथर इज एक्चुअली सेइंग। तो एक्चुअली सेइंग अगर हम देखें नंबर 7 में, पहला हमारा आंसर है वी मे नॉट गेट द एक्चुअल आइडियाज ऑफ द ऑथर। सेकेंड है वी विल गेट द एक्चुअल आइडियाज ऑफ द ऑथर। तो दूसरा देखिए, दूसरे को एक मिलाकर देखिए, ब्लाइंड अस टू व्हाट द आर्टिकल एंड इट्स ऑथर इज एक्चुअली सेइंग। तो एक्चुअली सेइंग की बात नहीं हो रही, इसका मतलब हमें एक्चुअली जो उसका मतलब है उसको समझने में हमें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, हम उसको गलत समझ सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा मिसकंस्ट्रू कर सकते हैं। तो सेकंड नहीं है। थर्ड को देखते हैं, वी मे डिसएग्री विद द ऑथर। अब अगर आगे देखें हम तो इसमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल वी आर यूज्ड टू डिसएग्रीइंग विद द ऑथर और वी मे सी ओनली व्हाट वी एक्सपेक्ट टू सी। वी विल अग्री विद द ऑल आइडिया ऑफ द ऑथर, ऐसा नहीं है। तो सी भी नहीं है। सी दिखाता है कि हमारी जो इंक्लिनेशन होती है, हमारा झुकाव होता है वो ऑथर से डिसएग्री करने का होता है। तो अगर हम ध्यान से इसको देखें तो हमारा आंसर है ए, क्योंकि हमको जो पहली लाइन है, दूसरी लाइन है हमारी सेकेंड लाइन, ब्लाइंड अस टू व्हाट द आर्टिकल एंड इट्स ऑथर इज एक्चुअली सेइंग। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है और प्री डिस्पोजिशन है वो हमको थोड़ा सा ब्लाइंड कर सकती है कि हम सही अर्थ को आर्टिकल के या जो वास्तव में ऑथर कह रहा है उसको हम ना समझ पाए। तो हमारा आंसर है इसमें फर्स्ट, 7th का फर्स्ट आंसर हमारा हो गया। 8th में चलते हैं, वन ऑफ द वेज टू इम्प्रूव आवर रीडिंग हैबिट्स इज टू। हमें रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करने की बात करनी है। तो इम्प्रूव लिया मैंने, रीडिंग हैबिट्स को मैंने लिया, कंटेंट वर्ड्स को मैंने ले लिया। अब कहाँ पे हम रीडिंग हैबिट्स को देखेंगे? रीडिंग हैबिट्स को अगर मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ूँ तो इसमें कुछ रीडिंग हैबिट्स के बारे में बात की गई है। देखो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से पढ़ूंगा, हालांकि जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे रीडिंग हैबिट को ढूंढना है कहाँ पर है। अगर मैं देखूँ तो मुझे एक लाइन इसमें यहाँ मिलती है, लास्ट से शायद लास्ट से 2 लाइन ऊपर है और ये लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर रीडिंग हैबिट्स एंड इम्प्रूव आवर स्किल्स वी नीड टू ब्रेक आउट ऑफ द रूटीन, स्टेप बैक एंड लुक एट व्हाट वी आर डूइंग। अगर मैं इसकी ही फोर्स से, इसके ही स्ट्रेंथ पर आगे चलूँ तो मैं देखता हूँ, ब्रेक द रूटीन बाय चेंजिंग द टाइम ऑफ रीडिंग। नहीं, टाइम ऑफ रीडिंग के बारे में बात नहीं की है। ब्रेक आउट ऑफ दिस रूटीन, स्टेप बैक एंड लुक एट व्हाट वी आर डूइंग व्हाट वी रीड। जब हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, किस तरह की चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, ये बात कही है। चेंज द टाइप्स ऑफ टॉपिक्स की बात बिल्कुल नहीं है। ब्रेक द रूटीन ऑफ रीडिंग द सेम न्यूज़पेपर, ब्रेक द रूटीन ऑफ रीडिंग द सेम न्यूज़पेपर की बात बिल्कुल की गई है। एक्सपोज आवरसेल्व्स टू द सेम न्यूज़पेपर, ये बात की गई है। स्टॉप रीडिंग फॉर सम टाइम एंड देन रीस्टार्ट रीडिंग, ये तो बिल्कुल नहीं की है, स्टॉप कर लें। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है 8th जो हमारा आंसर है उसमें ब्रेक द रूटीन ऑफ रीडिंग द सेम न्यूज़पेपर, इसमें लिखा है पैटर्न ऑफ लाइफ वी एक्सपोज आवरसेल्व्स टू द सेम न्यूज़पेपर, द मैगजीन, इवन बुक्स बाय ऑथर्स विद द सेम पर्सपेक्टिव। यानी कि मोनोटनी जो बन जाती है पढ़ते हुए एक ही जैसी, हम जिस स्टेटस में आ जाते हैं उससे हमको अलग निकलना है, उससे हमको बाहर आना है और हमको क्या करना है, ब्रेक द रूटीन ऑफ रीडिंग द सेम न्यूज़पेपर। हमको थोड़ा सा अपना मूड चेंज करना है, कुछ अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं 9th में, विच क्वालिटी डज द ऑथर हैव हियर एडवोकेट टू बी अ गुड रीडर। देखिए गुड रीडर के बारे में कौन सी लाइन यहाँ बताई गई है, क्या गुड रीडर हमको बनाता है, कौन सी चीज़ हमको गुड रीडर बना सकती है। अब रीडर के बारे में बात की गई है, अगर हम देखें यहाँ पर रीडर के बारे में कौन सी बात की गई, एडवोकेट टू बी अ गुड रीडर। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको इससे निकालनी है, हमको यहाँ से इलिसिट करनी है, हमको निकालना है। हो सकता है वो हमको वर्ड जैसे लिखे हैं, फ्रेजेस जो हमको मिलते हैं, सिमिलर फ्रेजेस हमको वहाँ ना मिले। तो रीडिंग की बात पहले देख लेते हैं कहाँ हुई है। देखिए, इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर रीडिंग हैबिट्स and improve our skill, we need to break out of this routine, step back and look at what we are doing, what we read. हम when we read, जब हम पढ़ रहे हैं, जब पढ़ते हैं तब हम क्या कर रहे हैं ये हमको देखना होगा। यानी कि 2 चीज़ों को एक साथ नहीं करना है, ये बता रहा है। और कौन सी चीज़ें हैं, being objective to the ideas of author, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। being objective to the ideas of author, ऑथर का जो ऑब्जेक्टिव है,
जिस तरफ हमको लेके जाना चाहता है हम उसको देखें। इट मीन्स हमको ऑब्जेक्टिव ओरिएंट होना है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हमको देखना है। दूसरा, हैविंग प्री कंसेप्शंस एंड प्री डिस्पोजिशंस, यानी कि पहले से अगर आप इरादा बना के रखेंगे, प्रेजुडिस्ड होंगे और प्री डिस्पोजिशंस आपके पास में होंगी, कंडीशन होगी जो आपको एक सर्टन बिहेवियर को या पर्टिकुलर बिहेवियर आपसे करवाती है, क्या वो उनको पहले से आप रखें, तब आप एक अच्छे रीडर बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ अगर आप किसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं और आपके मन में उसके बारे में पहले से ही धारणाएं हैं तो आप उसको कैसे पढ़ पाएंगे? आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे उसको एक न्याय नहीं कर पाएंगे, उसके साथ में जस्टिस नहीं कर पाएंगे। डिसएग्रीइंग विद द ऑथर, ऐसा कहीं नहीं कहा है। अगर डिसएग्री की बात करें तो ऊपर के पैराग्राफ में इस पैराग्राफ में डिसएग्री के बारे में बात की गई है। कहा, इफ फॉर एग्जाम्पल वी आर यूज्ड टू डिसएग्रीइंग विद द ऑथर वी मे सी ओनली व्हाट वी एक्सपेक्ट टू सी एंड नॉट व्हाट इज एक्चुअली देयर। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो हमको ये आंसर यहाँ से निकालना होगा। क्या आंसर निकालेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। स्टॉप 9th को पढ़ लेते हैं। हैविंग कंटिन्यूअस रूटीन्स, देखिए कंटिन्यूअस रूटीन को तो हमने मोनोटनी से जोड़ा था। कंटिन्यूअस रूटीन में थोड़ा सा हमको लगातार बहुत देर तक मोनोटनस एक ही चीज़ को नहीं पढ़ना है। और नंबर डी है डिसएग्रीइंग विद द ऑथर। तो जो 9th हमारा क्वेश्चन है उसमें जो एक अच्छा ऑप्शन हमें निकलता है, जो निकल के आता है, वो है हमारा बीइंग ऑब्जेक्टिव टू द आइडियाज ऑफ द ऑथर। यानी कि हम ऑथर का जो आइडिया है हमको लेकर जाने का आगे, हम उसके साथ में आगे बढ़ते रहें, हम अपने को वहाँ तक लिमिट रखें और उन चीज़ों को ऐसा ना करें कि हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिला दें, अपने इमोशंस भी उससे जोड़ दें। यानी कि बहुत सारा अपना इमोशन उससे अटैच नहीं करना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर सीख सकते हैं। और जब तक हम इन चीज़ों को ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे तो हम इसको कैसे समझेंगे? तो आपको ध्यान से पढ़ना है और बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना है और उनको देखने के बाद में ही कोई डिसीजन लेना है। कोई भी डिसीजन आप बहुत जल्दी नहीं लें, लेकिन एक अच्छा तरीका इस कॉम्प्रिहेंशन को समझने का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझने का होता है कि आप फ्रेजेस को याद करें, यानी कि जो क्वेश्चंस में फ्रेजेस दिए हैं, कंटेंट वर्ड्स को समझें और तेज़ पढ़ने की आदत डालें और क्वेश्चंस को पहले पढ़ें, बाद में कॉम्प्रिहेंशन में उन फ्रेजेस को निकालने की कोशिश करें। आपको एज इट इज़ वहाँ पर फ्रेजेस वो मिल जाते हैं और थोड़ा सा आप वहाँ से उतना ही इन्फर करें जितना क्वेश्चन डिमांड करता है, वरना इन्फर नहीं करें। अपनी तरफ से इमोशन को वहाँ नहीं डालें। जो पढ़ रहे हैं आप उससे बाहर की दुनिया में मत जाएं, बियॉन्ड जो लाइफ है उसको वहाँ पर ना लाएं और ध्यान से पढ़ें। पेन को अपने हाथ में रखें और मार्क करते जाएं जो जो आपके लिए आसान हो सकता है। फिर कह रहा हूँ, पेन को हाथ में रखें ताकि आप अपने से जो ज़रूरी चीज़ें आपके साथ में आती हैं उनको आप मार्क करते जाएं। ठीक है, अब आ जाते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं। मैं पहले इसको ही करना सोच रहा था। मैं कहूँगा आपको सबसे पहले वोकैबुलरी का क्वेश्चन कर लीजिए। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स व्यू पॉइंट्स। अब देखिए, प्री कंसेप्शंस, पहले से सोची गई चीज़ें होती हैं, यानी कि प्रेजुडिसेस भी कह सकते हैं इसको। प्री डिस्पोजिशंस, वो मैंने आपको पहले बता दिया। पैटर्न बिल्कुल मिलान नहीं करता है व्यू पॉइंट से। पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट, पर्सपेक्टिव आप जानते हैं ये कॉमन वर्ड है, बहुत ही आप उसको जनरली यूज़ भी करते हैं, तो हमारा आंसर है पर्सपेक्टिव। अब आ जाते हैं नंबर 6 क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर नॉट ट्रू को हमको देखना है। देखते हैं एक बार। रीडर्स प्रीकंसेप्शन इन्फ्लुएंस देयर रीडिंग, रीडर्स प्रीकंसेप्शन इन्फ्लुएंस देयर रीडिंग, नॉट ट्रू करना है तो ट्रू है। रीडर्स हैव एक्सपेक्टेशंस व्हेन दे रीड एन आर्टिकल और अ बुक, ये भी ट्रू है, एक एक्सपेक्टेशन होती है उनकी जब कोई आर्टिकल को पढ़ते हैं या बुक को पढ़ते हैं। रीडर्स लुक फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन एनी ऑफ देयर रीडिंग्स, जो भी पढ़ते हैं एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को तलाश कर रहे होते हैं, उसको ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल हम एक तरह की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को देखते हैं वहाँ पर। और नंबर 4 है, रीडर्स अस्यूम दैट एवरीथिंग दे रीड विल हैव न्यू इंफॉर्मेशन, कि जो भी वो ऐसा मानकर चलते हैं कि जो भी वो पढ़ते हैं उसमें एक नई इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो आप इसमें बता सकते हैं कौन सा ट्रू नहीं है, वहां पर आप बताइएगा अपने आप को। तो रीडर्स अस्यूम दैट एवरीथिंग दे रीड विल हैव न्यू इंफॉर्मेशन, कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ही नई इंफॉर्मेशन होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज नॉट ट्रू।
इसके अकॉर्डिंग ये ट्रू नहीं है। चैप्टर के इसमें मैं इस कॉम्प्रिहेंशन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रू नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं बहुत जल्दी से स्पॉटिंग एरर्स की तरफ। ये आपका एक बहुत ही फेवरेबल टॉपिक हो सकता है, हो सकता है कि आपका फेवरेट टॉपिक हो और आप इसको बहुत अच्छे से करते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए, इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं देना है और मैं आपको कुछ इसके टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपैंडिंग फॉर डेकेड्स, और क्वेश्चंस को बहुत जल्दबाजी में मत पढ़िए। ABC पार्ट में नहीं, एक साथ उसको पढ़िए, आपको पता लग जाएगा A पार्ट कौन सा है। और नो एरर को जानने के लिए आपको पूरी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या कारण उनके होंगे। आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपैंडिंग द फॉर डेकेड्स, कोई रीज़न नज़र नहीं आता गलत होने का। अब मिस्टीरियसली एक्सपैंडिंग फॉर डेकेड्स, अब यहाँ पर कोई डिमांड करता है कि किसी चीज़ के बारे में बात की जाए, सब्जेक्ट को लाया जाए। एंटार्क्टिकाज सी आइस कवर, ठीक है, वो सब्जेक्ट को ले आए, क्योंकि पहले जो हमारा पार्ट ए है उसने डिमांड की कि किसी सब्जेक्ट को लेकर आया जाए। स्टार्टिंग मेल्टिंग, अब स्टार्टिंग है तो मुझे लगा कि कोई चीज़ का मतलब स्टार्ट हुई तो सब्जेक्ट स्टार्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहा है, या ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है, यहाँ पे इंट्रांजिटिव है। स्टार्टिंग मेल्टिंग, ING दिखाता है कि कंटिन्यूस है, मुझे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। ASMR हो सकता है, कहीं नहीं मिला है मुझे पिछले सेंटेंस में B पार्ट में, तो मैंने सीधा सीधा देखा। अब मैं देखता हूँ कि क्या है दिक्कत यहाँ पर। स्टार्टिंग मेल्टिंग, मेल्टिंग आपको क्या दिखाता है यहाँ पे? एक मेल्टिंग आपको क्या दिखा रहा है कि 2 ING फॉर्म आ रही हैं, तो इनमें से एक ING फॉर्म तो कंटिन्यूस टेंस को दिखाती है और दूसरी ING फॉर्म या तो पार्टिसिपल होगा या जेरंड होगा। सो जेरंड है अगर, तो आप उसको समझ सकते हैं कैसे निकलता है। तो मैंने देखा कि जो मेरा A पार्ट है और C पार्ट में, B और C पार्ट के बीच में, आइस कवर और स्टार्टिंग के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ING फॉर्म आ रही है स्टार्टिंग में वर्ब लेता हूँ। तो ऐसा करता हूँ मैं, अब मैं कोई क्लू ढूंढता हूँ। क्लू मुझे सीधे सीधे मिलता है आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपेंडिंग फॉर डेकेड्स। तो मुझे यहाँ B में कोई वर्ब निकालना होगा, या मुझे C के अंदर कोई वर्ब प्रोवाइड करना होगा। B में कोई वर्ब नहीं आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर पूरा जो एंटार्क्टिका सी आइस कवर है वो सब्जेक्ट बन रहा है, राइट, वो सब्जेक्ट है। तो C के अंदर मुझे अपना वर्ब निकालना होगा। कौन सा वर्ब मैं निकालूँ, कौन सा टेंस यहाँ पर हो, इसका क्लू मुझे मिलता है A के अंदर, आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपैंडिंग फॉर डेकेड्स, यानी कि कुछ हुआ पास्ट में और उसका इन्फ्लुएंस अभी भी है, क्योंकि लास्ट में मेल्टिंग आ रहा है, तो कंटिन्यूस काम हो रहा है, तो उसका क्लू मुझे मिलता है यहाँ पर कि उसका कुछ इन्फ्लुएंस अभी भी है। तो कौन सा टेंस होता है जिसका पास्ट में जो कुछ शुरू हुआ हो और जो इसका इन्फ्लुएंस हमारा प्रेजेंट टाइम में भी बना हुआ हो, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो एंटार्क्टिका's sea ice cover has started melting, right, has started melting, ये आपका आंसर है। इसका मतलब C आपका करेक्ट आंसर है। मैं आपको ऐसे ही बता सकता था, लेकिन मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा, मैं आपको रीज़न भी यहाँ पर देता रहूँगा। ठीक है, चलते हैं 12 की तरफ। द ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक, इट्स ऑल राइट, ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक विल बी प्राइस बेस्ड, इट इज़ ऑल्सो ओके, विल बी प्राइस बेस्ड। ठीक है, एक नीलामी हुई है जो बैंक के द्वारा की गई है, विल बी प्राइस बेस्ड सारी नीलामी होती हैं। यूजिंग मल्टीपल प्राइस्ड मैथड्स, ओह मैंने तो इसका आंसर बोल दिया, मैंने आंसर इसका पहले ही सोच लिया था क्योंकि मुझे मल्टीपल दिखाया पड़ा था, फिर भी आपको बताता हूँ। विल बी प्राइस बेस्ड यानी कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको दे दिया जाएगा, प्राइस बेस्ड होगा। यूजिंग, लेकिन मेथड कौन सा इस्तेमाल होगा? मल्टीपल, बहुत सारे लोगों को ये परमिशन होगा वो बोली लगा सकते हैं, लेकिन मल्टीपल जो वर्ड है वो प्राइस्ड मेथड दे रहा है। मेथड सिंगुलर, मल्टीपल प्लूरल, तो यहाँ पर हम मेथड को क्या करेंगे? मैथड्स कर लेंगे। आसान था ये, आगे चलते हैं। 13, इफ द स्कीम वुड हैव इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली ऑल अफेक्टेड। इफ को देखते ही कंडीशनल सेंटेंस ने एकदम से मेरे दिमाग पर दस्तक दी, एकदम से। इट रियली गिव्स मी अ क्लू, इट इज ऑफरिंग अ क्लू, ड्रॉपिंग अ क्लू हियर। इफ द स्कीम वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, वुड हैव बीन कहाँ आता है? एकदम से मेरा दिमाग जा रहा है कहाँ पर? हमारी जो जीरो कंडीशन होती है, फर्स्ट आती है, सेकंड आती है, थर्ड आती है, हाइपोथेटिकल कंडीशन आ गई है। और हाइपोथेटिकल का जो इफ पार्ट है वो किससे शुरू होता है? आप सोचिए, मैं आगे पढ़ता हूँ। All affected would have benefited.
वुड हैव बेनिफिटेड उसके डिपेंडेंट क्लॉज में नहीं आता, इंडिपेंडेंट यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें आता है। इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर है वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। इफ द स्कीम्स वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, ये गलत है। इफ द स्कीम्स हैड बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली ऑल अफेक्टेड वुड हैव बेनिफिटेड। हमारा जो एरर है वो 13 के ए पार्ट में है, हैड बीन इम्प्लीमेंटेड। 14 पे चलते हैं। गवर्नमेंट स्टॉक ऑफर्स सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड अट्रैक्टिव रिटर्न फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये तो आपने कर लिया होगा। गवर्नमेंट स्टॉक ऑफर्स, आसान है। गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में, तो ऑफर क्या क्या करता है, हमको क्या क्या मिलता है, सेफ्टी मिलती है, लिक्विडिटी मिलती है एंड अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलते हैं। यहाँ पे रिटर्न लिख दिया गया है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। सो 14th का आंसर है बी। बी में रिटर्न्स करना है। 15th में चलते हैं आगे। स्क्रॉलिंग थ्रो, और इसका प्रोनाउंसिएशन तो थ्रा है, थ्रा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको थ्रो पढ़ूंगा आप ताकि समझ जाएं इसको। स्क्रॉलिंग थ्रो माई सोशल मीडिया टाइमलाइन आई hovered over a video of a minor road traffic accident। आपको इसका आंसर मिल गया होगा और आप ये देख भी रहे होंगे कि कौन कौन से आंसर को हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्या क्या हमारे मन में आ रहा है। तो हमारे मन में क्या क्या आ रहा है, देखिए जो हॉवर करती हैं चीज़ें, हॉवर ओवर अ वीडियो ऑफ ए माइनर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। स्क्रॉल करते हैं जब आप, तो थरा करते हैं, पूरी तरह से करते हैं या थ्रू करते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ने पर अगर हम आराम से नहीं पढ़ेंगे, पेशेंटली नहीं पढ़ेंगे, जल्दबाजी किसी बात की नहीं होनी चाहिए, आपको इम्पेशेंस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर थ्रू आना है। थरो का मतलब है कम्प्लीटली, और यहाँ पर हमको आना है थ्रू माई सोशल मीडिया टाइमलाइन। तो ध्यान से पढ़िएगा। आगे चलते हैं 16th पर। द फैसिनेशन विद gold at least seems to be a case where traditional belief and modern finance would point the same way। Fascination with gold at least, तो ये तो सेंटेंस सही है हमारा। fascination with gold at least, जो आपका कम से कम जो सोने के साथ में आपका मोह है, फैसिनेशन है, जो खिंचाव है उसके साथ में, seems to be a case, वो ऐसा केस मालूम होता है। वर ट्रेडिशनल, ये वर यहाँ पर क्या आपको ठीक लग रहा है, पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा अच्छा। आपने देखिए पहला सेंटेंस है फैसिनेशन विद गोल्ड एटलीस्ट सीम्स, तो हमको पहला सब्जेक्ट मिल गया, सीम्स हमको मिल गया, हमारा वर्ब। सीम्स के बाद में ये स्ट्रक्चर आता है टू बी, अ केस आता है ये जनरली, अ केस। ये वर कहाँ से आ गया, क्या इस जगह पर वर की जगह पे देखते हैं ट्रेडिशनल बिलीफ एंड मॉडर्न फाइनेंस वुड पॉइंट द सेम वे। सो यहाँ पर हम कहते हैं कि वेयर ट्रेडिशनल बिलीफ एंड मॉडर्न फाइनेंस वुड पॉइंट द सेम वे, ये बेहतर लगता है। वर्क की जगह हमको यहाँ पर कंफ्यूज किया गया है, हम यहाँ पर वेयर रखेंगे, यहाँ पर वर रख दिया गया है। 17th सेंटेंस पे चलते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी लीव अस डिस्टिंक्टली पेसिमिस्टिक अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट अल्ट्रुइज्म कैन अराइज नेचुरली अमंग ह्यूमंस। देखिए लंबे सेंटेंस से घबराइएगा मत। डू नॉट गेट टेरिफाइड ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस, उनको ध्यान से देखिए, ए पार्ट में देखिए। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी लीव अस, ठीक है, सब्जेक्ट भी है और हमारे पास में वर्ब भी है, लीव अस। आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंक्टली पेसिमिस्टिक अबाउट द पॉसिबिलिटी, ये भी ठीक लग रहा है। डिस्टिंक्टली, देखिए एक एक चीज़ को देखते जाइए। एवोल्यूशन बायोलॉजी लीव अस डिस्टिंक्टली पेसिमिस्टिक, डिस्टिंक्टली पेसिमिस्टिक, एडवर्ब के साथ में पेसिमिस्टिक एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट अल्ट्रुइज्म, वोकैबुलरी अच्छा रोल अदा कर रही है। अल्ट्रुइज्म, द पीपल हु ऑलवेज एंगेज दमसेल्व्स इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के परोपकार के बारे में सोचते रहते हैं, उनको अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। और उस इज़म को, उस फिलॉसफी को हम अल्ट्रुइज्म कहते हैं। कैन अराइज नेचुरली अमंग ह्यूमंस, राइट। दूसरों की भावनाओं की जो संभावना होती है वो नेचुरली हमारे अंदर, मानवों के अंदर आ जाती है। पेसिमिस्टिक इसके लिए तो क्या कहता है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। जो भी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, तो हम देखें ध्यान से, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है,
आपको पढ़ते जाना है, टेंस को देखते जाना है, क्या वो टेंस हमारे कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूस के चल रहा है, लगातार उसको लिया जा रहा है, उसकी फॉर्म्स अच्छे हैं, उसके जो ग्रामर के रूल हैं क्या वो अच्छे हैं, क्या एवोल्यूशनरी बायोलॉजी जब आपने पढ़ा तो क्या आपको लगा ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट का नाम है, तो शायद ये चूक जा गया होगा आपसे। कभी कभी चूक जाता है, हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी चूक हो जाती है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले देखिएगा आप पूरे उसमें टेंस बराबर है, फिर आप देखिएगा कि आप उसमें जो एडवर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं क्या वो बराबर हैं, उनको देखिएगा और एक एक पार्ट को आराम से देखते रहिए। एक दूसरे ए से बी में और बी से सी में जो इंटर रिलेशन है उसको भी एक दूसरे से बांधते जाइए। तो आप देखेंगे कभी कभी गलती हो जाती है रिलेटिव प्रोनाउन की, वहाँ पर आप गलत कर देते हैं। कभी कभी गलती हो जाती है कि हम जो हमारे बहुत ही छोटे छोटे हमारे जो इस तरह के रूल्स रेगुलेशन है वहाँ पर हम गलत कर देते हैं। तो हमारे जो सारे रूल्स हैं वो हमारे साथ चलने चाहिए। तो मैंने कहा एक बार देख लीजिए कि टेंसेस सही हैं, उसके बाद में एडवर्ब देख लीजिए, एडजेक्टिव्स देख लीजिए, प्रेपोजिशंस को देखते रहिए। ये सब काम लगातार होने हैं, तेज़ी के साथ में पढ़ना है और इंटरकनेक्शन लगातार देखना है। रिलेटिव प्रोनाउन को बहुत देखना है, ठीक है। आपको सिग्नल वर्ड्स को देखना है कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो हमको सिग्नल वर्ड्स में बताते हैं। एडवर्बियल कंजंक्टिव्स उनको हम कभी कभी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा एवोल्यूशन बायोलॉजी लीव्स अस 17th का ए पार्ट हमारा गलत है। 18th में चलते हैं, व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू। अच्छा लग रहा है सेंटेंस, म्यूजिक है इसमें। एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू, यू विल फाइंड थिंग्स आर अचीव एंड डिलीवर्ड। तो पहला ए सही है, यू विल फाइंड प्रेजेंट में है, दूसरा हमारा फ्यूचर में है, हमने पढ़ा है ऐसा स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। थिंग्स आर अचीव एंड डिलीवर्ड, जब थिंग्स आर अचीव एंड डिलीवर्ड लास्ट में लिखा है तो क्लू देता है कि दो वर्ब आए हैं तो दोनों एक ही जैसे रहें, एक ही पेज पर रहें। यहाँ पे अचीव लिखा है तो आप आराम से इसको समझ गए होंगे। सो थिंग्स आर अचीव्ड एंड डिलीवर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो एरर है वो सी में है, ठीक है। 19th पर चलते हैं। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट गो फॉर चेंज ऑफ जॉब। देखिए सेंटेंस तो एक बार पढ़ने से हमें अच्छा लगता है, वी रियली फील दैट सेंटेंस डजंट पोज एनी थ्रेट। लेकिन थ्रेट कहाँ है? कभी कभी हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम भी आ जाती हैं। अगर हम पढ़ते हैं, बहुत पढ़ना होता है हमको, पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है कि हमें बहुत सारे तरीके उसमें स्ट्रक्चर्स और किस किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जा सकता है, कॉलोकेशंस क्या क्या होते हैं। मैंने कॉलोकेशंस पे जो वीडियो बनाया उसको ध्यान से देखिएगा और उस वर्ड को पकड़िए। कॉलोकेट कौन कौन सी चीज़ें करती हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स यूज़ होते हैं। आर्टिकल पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इफ़ आई वर यू अनरियल कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, आई वुड नॉट गो फॉर चेंज ऑफ जॉब। देखिए जहाँ चेंज ऐसे यूज़ किया जाता है, अ चेंज ऑफ जॉब, a change of time, a change of, not change of, for a change of job. So article का यहाँ पे गलत है, सी पार्ट हमारा गलत है 19th में। तो सी पार्ट को आप देखेंगे 19th में हमारा गलत है ये। 20th पे चलते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th century फीमेल लिटरेसी was extremely low in comparison to male literacy। देखिए एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, ये परफेक्ट है, फ्रेज ठीक है बिल्कुल ग्रामेटिकली। फीमेल लिटरेसी वॉज एक्सट्रीमली लोड। देखिए लोड कुछ नहीं होता, लोड LOWER, लोअर यहाँ पर मुझे बेहतर लगता है, लोअर वॉज लोअर इन कंपैरिजन। तो वहाँ पर लोअर थी, इन कंपैरिजन भी यूज़ किया जा रहा है। मेल लिटरेसी थोड़ा सा कंपैरिजन भी है, तो एक कंपैरेटिव फॉर्म लग रही है, हालांकि यहाँ पर देन नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे भी करूँ, लोअर्ड करूँ तो वो नहीं, फीमेल लिटरेसी वॉज लोअर्ड, उसको नीचे किया गया, ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको सोच रहे होंगे लोअर वर्ब भी होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। लोअर, एक्सट्रीमली लोअर इन कंपैरिजन टू, तो लोड कुछ नहीं होता है, लोअर। ऑलराइट, 20th हमने कर लिया। अब हम आगे हैं ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। बहुत अच्छे ये लगते हैं, इनको मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, आप भी इंजॉय करेंगे। 21st इसको कर लेते हैं। देखिए 21st में सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है उसको पढ़िए ध्यान से। अब मैं आपको इसके क्लू पहले दे दूं। सबसे पहले आप सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढिए कि क्या सब्जेक्ट बन सकता है।
सब्जेक्ट मिलने के बाद में जहाँ पर वो सेंटेंस खत्म हो रहा है, जिस वर्ड पे खत्म हो रहा है, कनेक्टिविटी तलाश कीजिए। कनेक्टिविटी आपको प्रेपोजिशन से मिल जाती है, कनेक्टिविटी आपको बहुत जगहों पे रिलेटिव प्रोनाउन से मिल जाती है, कनेक्टिविटी आपको कभी कभी कुछ इस तरह की दो सेंटेंस इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं कि आपको पता लग जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा है। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट ढूंढते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है। ठीक है, तलाश करते हैं। आपने वहाँ तलाश थोड़ा कर लिया होगा, अब एक बार मेरे साथ में करते हैं। देखिए, पी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्यू सब्जेक्ट हो सकता है, द बैकबोन ऑफ इंडिया एक बार को हो सकता है। ठीक है, एक बार हम इसको सब्जेक्ट समझ लें। आगे चलते हैं। एस, एग्रीकल्चर हैज़ बीन, और एक मैंने छोड़ दिया, विल कंटिन्यू टू बी द सेम एग्रीकल्चर हैज़ बीन। तो अब मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको बनाता हूँ सब्जेक्ट क्यू को, तो क्यू के पास में मेरे पास में दो ऑप्शन है। तो जल्दी से ये काम कर लिए। जब भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन आपको क्यू से मिले हैं, तो क्योंकि इसमें दो ही सब्जेक्ट बन सकते हैं, या तो बन सकता है एग्रीकल्चर हैज़ बीन या बन सकता है द बैकबोन ऑफ इंडिया। तो जल्दी से कर लेते हैं। क्यू आर एस पी को देख लेते हैं, द बैकबोन ऑफ इंडिया, और आर देख लेते हैं। उसके बाद विल कंटिन्यू टू बी द सेम, द बैकबोन ऑफ इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द सेम। क्यू आर एस कर लेते हैं, द सेम एग्रीकल्चर हैज़ बीन। तो सेंटेंस नहीं बन पा रहा है हमारा। ठीक है, अब क्यू के बाद एस कर लेते हैं, द बैकबोन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर हैज़ बीन, ये भी नहीं बन पा रहा है। अब एस से भी दो दिए हैं। तो सबसे पहले जब आप पक्का कर लिया है आपने कि ये नहीं हो सकता है, मन में भी कर सकते हैं, मेंटल एक्सरसाइज ज़्यादा करिएगा। और आप देखिए कि एग्रीकल्चर हैज़ बीन से फटाफट करते हैं इसको। एग्रीकल्चर हैज़ बीन, ए को देखते हैं, हैज़ बीन फॉर लॉन्ग टाइम, नो, गलत है, बिल्कुल नहीं जम पा रहा है। हमारा जो आपस में रिलेशन है, जो कंटिन्यूटी है, वो नहीं बन पा रही है। एग्रीकल्चर हैज़ बीन, बी को देखते हैं, हैज़ बीन द बैकबोन, एक अच्छा लग रहा है सेंटेंस, एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन, हमने क्यों कर लिया, एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया। और इसके बाद में, इसके बाद में कौन सा है, पी है, फॉर लॉन्ग एंड विल कंटिन्यू टू बी द सेम। ए ऑप्शन हमारा है। हमको ये काम बहुत जल्दी से करना है। ठीक है, निकाल लेंगे आप आराम से। देखिए, ये ट्रिकी होता है, लेकिन बहुत जल्दी से आपको करना है। आपको इसमें से निकालना है कि हमारा सही एक जस्टिफाइड मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनेगा। द क्राई ऑफ जनरल 22nd, द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक एजेंडा इन एनी कंट्री, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इज जनरली ड्रिवन बाय। सबसे पहले क्या करेंगे, आप वही काम करेंगे जो पिछले सेंटेंस में किया था। इसमें आप तलाश करिए कि आपको सब्जेक्ट कहाँ पर मिल रहा है। तो सब्जेक्ट कहाँ पर मिलेगा आपको, बताइए। सब्जेक्ट आपको कहाँ, एजेंडा इन एनी कंट्री नहीं मिल सकता है। एजेंडा इन एनी कंट्री, एन एजेंडा, दी एजेंडा होना चाहिए था। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग मिल सकता है, हो सकता है। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इज जनरली ड्रिवन बाय, क्या ऐसा कर सकते हैं, हो सकता है ऐसा। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, ये हमारा एक लग रहा है। और कौन सा उसका, द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक इज जनरली ड्रिवन बाय, ये भी लग रहा है। एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास में आर से दो हैं, हम उनको दोनों को पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ लेते हैं ए को। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इज जनरली ड्रिवन बाय आर, आर के बाद में क्यू, आर के बाद में एस मैंने पढ़ दिया, माफ़ कीजिए। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, आर के बाद में पी लगाते हैं, द जनरल क्राई ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है, तो आर के बाद में मैंने कौन सा पढ़ा, बी पढ़ा, तो मेरा नहीं सूट कर रहा है। अब मैं पहला पढ़ता हूँ, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग है। इसके बाद में क्यू पढ़ते हैं, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एजेंडा इन एनी कंट्री इज जनरली ड्रिवन बाय द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक। ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस साउंड करता है। ए ऑप्शन हमारा यहां पर हो गया है। फिर से पढ़ता हूं, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एजेंडा, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एजेंडा इन एनी कंट्री इज जनरली ड्रिवन बाय द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक। ऑलराइट, 23rd पर चलते हैं। बिफोर इट स्टार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज द एसेंशियल पावर द पावर। मन मन में कर लेते हैं सेंटेंस को और देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा बन सकता है। तो आप मुझे बताएंगे सब्जेक्ट कौन सा बन सकता है। देखिए, सब्जेक्ट कौन सा बन सकता है, सब्जेक्ट बनने की किसमें पोटेंशियल है। द एसेंशियल पावर बन सकता है, बिफोर नहीं बन सकता है। ऑफ द गवर्नमेंट, द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, ये बन सकता है एक बार को। आर और एस में, अब ऑप्शन देखते हैं आर और एस में। आर में हमारे पास में दो हैं और एस में हमारे पास में केवल और ऑप्शन है। तो पहले आर को देख लेते हैं क्योंकि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो देखते हैं द एसेंशियल पावर, एस को देखते हैं, एसेंशियल पावर द पावर नहीं, एसेंशियल पावर द पावर नहीं बनता। अब आर से एक और भी है, सी भी, उसको भी देख लेते हैं। द एसेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स बिफोर इट स्टार्ट्स। सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो गया। देखिए, ऑप्शन पे भी ध्यान रखिएगा। मैंने इसमें क्या किया कि मैंने देखा कि
पोटेंशियल जिनमें सबसे ज़्यादा है वो आर में है और एस में है। आर और एस को मैंने देखा, मेरे पास में आर से 2 ऑप्शन थे, मैंने बहुत जल्दी से उन दोनों ऑप्शन को आ लिया और मुझे सी आंसर बहुत जल्दी रिसीव हो गया। आई ग्रैब्ड इट। ओके 24 अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट द पार्टी दैट रिसीव्ड। चलिए इसको मेंटल एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा सा। पोटेंशियल किस में है, सब्जेक्ट बनने का पोटेंशियल किस में है, सोच लीजिए किस में है और देखिए किस में हो सकती है। ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट टेक कंट्रोल अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट, केवल हो सकती है पी और क्यू में। देख लेते हैं पी और क्यू के ऑप्शन देखिए। पी से एक ऑप्शन है, क्यू से एक ऑप्शन है, दोनों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एक बार क्यू का ऑप्शन देख लेते हैं पहले। द पार्टी दैट रिसीव्ड, क्यू के बाद में पी है, रिसीव्ड अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट टेक कंट्रोल। क्यू मुझको लगता है, पी एक बार पढ़ लेता हूँ। पी अगर पहले आता है मेजॉरिटी ऑफ द वोट द पार्टी दैट रिसीव्ड, द मेजॉरिटी ऑफ द वोट द पार्टी दैट रिसीव्ड, नो इट डजंट साउंड वेल। सो 24 ए, इसमें बहुत समय हमको नहीं खर्च करना है क्योंकि 24 का ए सही आंसर है। चलते हैं 25 की तरफ। कैन एक्सप्रेस और मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। पोटेंशियल को ढूंढते हैं, कौन बन सकता है, सब्जेक्ट हमारा किस में है, कौन सबसे बड़े कंटेंडर्स हैं इसमें 4 पार्ट्स में, तो कौन कौन से हमारे पास में है। इन विच नहीं बन सकता, अ पर्टिकुलर इश्यू बन सकता है, अ रेफरेंडम इज़ अ वोट बन सकता है। तो एस और आर पर हमको जाना है, लेकिन एस और आर पर किस में जाएंगे। तो देखिए एस और आर से 2 ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अ रेफरेंडम इज़ अ वोट, क्यू पढ़ेंगे इसके बाद में। इन विच द इलेक्टोरेट, इन विच द इलेक्टोरेट, क्यू के बाद में कौन सा है, पी है। कैन एक्सप्रेस अ व्यू ऑन अ पर्टिकुलर इशू पब्लिक पॉलिसी, बिल्कुल सही सेंटेंस है। आर को एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ, आर को सबसे पहले लेके आऊँगा। अ पर्टिकुलर इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी, पी कैन एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी, कैन एक्सप्रेस अ व्यू ऑन, और ऑन क्यू के बाद में है पी। एक मिनट फिर से करते हैं, आर पी, आर के बाद पी फिर क्यू। अ पर्टिकुलर इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी कैन एक्सप्रेस अ व्यू इन विच, ऑन इन विच नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 25 26 पर आ गए हैं। इन मॉडर्न सोसाइटीज़ पढ़ लेते हैं और फिर वही देखते हैं, बार बार सेंटेंस को पढ़ने लगता हूँ मैं। पोटेंशियल किस में है जो बन जाए सब्जेक्ट हमारा। सब्जेक्ट बन सकता है हमारा और merely suppressed, no, has class conflict, no, been resolved, been resolved है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर been resolved अगर आया है तो सेंटेंस को पैसिव मानता हूँ मैं, और क्या करूँ, इन मॉडर्न टाइम्स। अगर इन मॉडर्न टाइम्स को लास्ट में रखूँ तो पी लास्ट में कहाँ है, क्योंकि ज़्यादातर जो इस तरह के एडवर्ब्स होते हैं वो लास्ट में आते हैं, ठीक है। प्रपोजिशनल जो होता है वो लास्ट में आता है, तो पी है। तो एक बार क्यू आर एस पी देख लेते हैं, पी लास्ट में ही है, तो एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं। क्यू आर एस पी केवल इसमें तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है और हमारा ऑप्शन मिलता। अब हम देखते हैं कि अगर पी को शुरू में रखें तो एक आ रहा है पी आर एस क्यू, क्या ये बनता है, देख लेते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स हैज़ क्लास कॉन्फ्लिक्ट बीन रिजॉल्व्ड और merely suppressed, परफेक्ट सेंटेंस। देखिए मैंने ऑप्शन की मदद से किया है, मैंने पी को लास्ट में रखा, एक ऑप्शन है मैच नहीं कर रहा है, उसके बाद में मैंने देखा कि अगर शुरू में रखूं तो एक ऑप्शन मुझे मिलता है जो केवल सी है। आगे चलते हैं 27। Several of our food are being extensively cultivated and vegetable crops hybrid varieties of। Potential फिर ढूंढते हैं, हाइब्रिड वैराइटीज़ ऑफ बन सकता है, सेवरल ऑफ आर फूड बन सकता है। तो ज़्यादा बड़ा जो कंटेंडिंग एबिलिटी है वो किसके अंदर है, आप यहाँ ढूंढिए उसको, देखते हैं एक बार। तो ज़्यादा एबिलिटी किस में है, एबिलिटी देखिए एस में भी है और पी में भी है, लेकिन पी तो यहाँ मुझे नहीं लगता, लेकिन एस लगता है। एस से मेरे पास में 2 ऑप्शन, तो मैं एस के ऑप्शन देख लेता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं एस पी, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आर फूड। एस के बाद में हुआ पी और उसके बाद में है क्यू, फूड आर हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ several of our food are being extensively cultivated and vegetable क्रॉप्स। ये नहीं बन पा रहा है। अब पढ़ते हैं डी को। डी में क्या पढ़ेंगे हम, हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ सेवरल फूड ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ सेवरल ऑफ आर फूड, और उसके बाद में कौन सा है, पी पढ़िए, आर एंड वेजिटेबल क्रॉप्स
are being extensively cultivated. Perfect sentence. D is the correct answer. 28th, against the officer, reason for accusation. All right. कौन सी है most जो probable है, हमारा ableist है, जो हमको ableist contender देखना है. ableist कौन है, pretentious से ज़्यादा किस में है? तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में who was in the charge नहीं बन सकता, reason for the accusation बन सकता है, there should have been ये भी बन सकता है. तो या तो Q होगा या R होगा, लेकिन कभी कभी कुछ अलग तरह के सेंटेंसेस भी आ जाते हैं. तो देखिए एक बार R के साथ में और ट्राई कर लेते हैं. R के 2 ऑप्शन दिए हैं तो ज़्यादा ऑप्शन वाले को ट्राई करते हैं. RPSQ ट्राई करते हैं. There should have been reason, there should have been reason for the accusation. There should have been reason for the accusation. Accusation who was in charge at the time. ये सही नहीं जा रहा है, थोड़ा सा अटपटा सेंटेंस लग रहा है. Accusation who लगा रहा है यहाँ पर. accusation के साथ में शायद ये जो Q के साथ में P है, अगेंस्ट सारा ये साथ में जा रहा है. तो एक बार देखते हैं RQSP, RQ और accusation है P. ये परफेक्ट है, मैंने वैसे भी देख लिया है. देखिए accusation अगेंस्ट RQ एंड एक बार पढ़ लेते हैं. There should have been RQ reason for the accusation RQP अगेंस्ट द ऑफिसर. ऑफिसर के बाद में हु जा रहा है क्योंकि ये एक ह्यूमन है, ह्यूमन के साथ में हु आता है. हमारा सेंटेंस कौन सा बनता है यहाँ पर? हमारा 28 का आंसर कौन सा बनता है? 28 का आंसर है बी. आगे चलते हैं. पोएट्री इज़ एन आइडियाज, पावरफुल फीलिंग्स एंड स्पॉन्टेनियस. क्या आपको नहीं लगता कि ये किसी ने बोला था? अगर आप किताबें पढ़ते हैं, थोड़े नावल वगैरह पढ़ते हैं, थोड़े पोएट्स पढ़ते हैं, तो आपको लग जाएगा पता कि कौन से पोएट्स हैं. मुझे थोड़ा लग रहा है किसी ने कहा था, किसी की लाइंस एको हो रही हैं दिमाग में. पढ़ लेते हैं एक बार. द स्पॉन्टेनियस पोएट्री इज़ बन सकता है और पी के साथ में मेरे पास में केवल 2 ऑप्शन हैं. दोनों को एक बार देख लेता हूँ. पोएट्री और एस आ रहा है, द स्पॉन्टेनियस, लेकिन मुझे पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ के बाद में क्यू आएगा या ऑफ के बाद में पी. कौन सा लगाया हमने? हम देख रहे हैं यहाँ पर 29th, और 29th में आपको क्या लगता है कौन सा हो सकता है? तो हम देखते हैं 29th में पहले देख लेते हैं बी. पोएट्री इज PQ इज आइडियाज, इन नहीं होता. PS पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस, यही है. पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड आइडियाज. आई बिलीव दैट विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको बोला था. ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको कहा था. पोएट्री की डेफिनेशन इससे अच्छी अब तक नहीं आई है, तो हमने कर लिया. 30th, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी एंड अ कॉमन डिसेंट. पढ़ लेते हैं एक बार. कौन सा बन सकता है हमारा जो एबलिस्ट कंटेंडर है कि हमारा सब्जेक्ट बने? सब्जेक्ट बनने की किसमें हिम्मत है? हिस्टोरिकल आइडेंटिटी एंड कॉमन डिसेंट, अ ग्रुप ऑफ पीपल बन सकता है और हिस्टोरिकल बन सकता है. पी और क्यू के अलावा क्या और बन सकता है? कोई नहीं बन सकता है. तो कौन सा ऑप्शन आप तलाश करना चाहेंगे? देख लेते हैं एक बार. तो पी और क्यू बनता है तो क्यू को एक बार तलाश कर लेते हैं. क्यू के हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, दोनों कर लेते हैं. QSPR कर लेते हैं. अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी एंड कॉमन डिसेंट इज कॉल्ड एन एथनिक ग्रुप. ये सही लग रहा है. QRR देख लेते हैं एक बार बहुत जल्दी से. अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड एन एथनिक ग्रुप. QR अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड एन एथनिक ग्रुप. R के बाद में कौन सा है? P ग्रुप हिस्टोरिकल आइडेंटिटी इज कॉल्ड एन एथनिक ग्रुप. हिस्टोरिकल आइडेंटिटी ये नहीं जा रहा है, तो कौन सा आंसर है? ए हमारा आंसर इसका हो सकता है 30th का. अब देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा यहाँ हो गया है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करता हूँ और आगे जब मैं आपको लेकर चलता हूँ तो दूसरा वीडियो आपके साथ में आ रहा है. इट इज़ कमिंग at a very fast pace, in furiously fast pace. It is coming to you. So stay tuned and focus on the first part, CDS 2020 Exam 1. I'll be just right back with the second part of the video. 120 questions में एक वीडियो शायद नहीं बन सकता है, इसलिए मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा. Stay tuned and wait for me. I'm going to be there with you. Thank you.